नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टेस्ट 2 रीट लेवल 2 एसएस 31 प्रश्नों का सेट आपके सामने रखा था और निश्चित रूप से आप लोगों ने उसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए होंगे। फिर भी की आपके लिए जारी कर रहे हैं और इस की के माध्यम से हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से आपके संशय समाप्त हों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए थे। बाकी आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स प्रस्तावित हैं पूरे भारत में, तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी में जुटे रहिए और इतिहास के संबंध में कोई संशय हो तो आप प्रश्न पूछिए। चलिए आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपके सामने, लाल किले के मुकदमे में निम्न में से किसे फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई? तो आपको बता दें 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और नेतृत्व जो थे उन पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया लॉर्ड वेवेल के समय में, और शाहनवाज़ खान, प्रेम सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। हालांकि इन लोगों के लिए भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में भारतीय वकीलों के एक दल ने पैरवी की, बहुत प्रयास किए और फिर वेवेल ने इन्हें मुक्त भी कर दिया था, फांसी की सज़ा को कैंसिल कर दिया था। तो आपका आंसर यहाँ होगा लक्ष्मी सहगल। प्रश्न नंबर 2 था, 18 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह किस क्षेत्र में असंबद्ध था? तो आपको बताएं ये बम्बई से स्टार्ट हुआ था। कलकत्ता, मद्रास, कराची, इन सभी क्षेत्रों में ये नौसेना का विद्रोह हुआ। असम इसमें असंबद्ध था। प्रश्न नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार सतीश सामंत द्वारा स्थापित की गई। तो आपको बताएं भारत छोड़ो में समानांतर सरकार जो सतारा की थी वो सबसे लंबे समय तक चली। बलिया की सरकार सबसे पहले बनी थी, चित्तू पांडे ने बनाई। सतारा की सबसे लंबे समय तक चली, जो वाई चौहान और नाना पाटिल ने बनाई थी। और तामलुक मिदनापुर बंगाल की सरकार जो थी वो सतीश सामंत ने बनाई, जातीय सरकार थी। तो आपका आंसर यही होगा, तामलुक। प्रश्न नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहे संगठन थे? तो आपको बता दें हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और साम्यवादी पार्टी, ये चारों ही भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहे संगठन थे। इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी होगा। इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी की आंदोलन वाली नीति पर अविश्वास प्रकट किया था, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की जीवनी है जो लुई फिशर ने लिखी। आपको ध्यान रखना है लुई फिशर काफ़ी समय तक गांधी से संबद्ध रहे। और वेब मिलर के बारे में आपको बता दें, धरसाना का जो विद्रोह हुआ था उसके संबंध में उनका एक स्टेटमेंट है कि इतना दमन उन्होंने कहीं पर भी नहीं देखा। एक पत्रकार के तौर पर वेब मिलर थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। आंसर जो था आपका लुई फिशर होगा। छठा था, धरसाना का विद्रोह महात्मा गांधी के किस आंदोलन से संबंधित था? तो धरसाना का विद्रोह सरोजनी नायडू, गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी और इमाम साहब के नेतृत्व में एक नमक के कारखाने पर गुजरात में आक्रमण था और इस आक्रमण का दमन किया गया। आक्रमणकारियों को बहुत दमित किया गया और ये सविनय अवज्ञा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटाया? तो आपको ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि जो थी उसे लौटा दिया था और इस प्रकार से इन्होंने विरोध प्रकट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाला सदस्य नहीं था। तो आपको बताएं सदस्य, ये चारों ही सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, परंतु शंकरन नायर ने पहले इस्तीफा दिया था। रोलेट एक्ट में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन में इन्होंने इस्तीफा दिया था। और भारत छोड़ो के दौरान एम एच अणे, एन आर सरकार और एच पी मोदी, इन तीनों ने
कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो आपको पता है कि भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले तो प्रधानमंत्री के तौर पर चर्चिल थे, जो गांधी से बहुत ज़्यादा मतभेद रखते थे, परंतु फिर लेबर पार्टी विजयी हुई और वहाँ पर एटली प्रधानमंत्री बने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो आंसर होगा एटली। प्रश्न नंबर 10 था, दिल्ली समझौता हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि गांधी और अंबेडकर के मध्य तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, 26 सितंबर 1932। गांधी और जिन्ना के मध्य यहाँ ये समझौता नहीं है। गांधी इरविन के मध्य जो समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, इसी को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी होगा। मौलिक अधिकारों के प्रथम प्रस्ताव से संबंधित कांग्रेस का अधिवेशन था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कराची में जो 1931 का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की, वहाँ पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार रखा गया और ये पहला अधिवेशन था जो दिसंबर के महीने में नहीं हुआ था। असुमेलित छांटिए। तो देखिए, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे 1929, ये भी ठीक है। वेवेल योजना भी ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, ये भी ठीक है। परंतु साइमन कमीशन की नियुक्ति 1928 गलत है, असुमेलित है। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है 1927 में लंदन में की गई, यह 1928 में भारत में आया। और आप लोग जानते हैं कि इसमें 7 सदस्य थे। सभी सदस्य ब्रिटिश होने की वजह से इसका विरोध किया गया और ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की लाहौर में पुलिस की लाठियां लगने से मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 और साइमन कमीशन भारत में आया 1928। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। लंदन में इसकी नियुक्ति हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा व्यापारिक नगर भोगवा नदी के तट पर था? तो हम लोग जानते हैं लोथल और चनहुद्रो दोनों ही व्यापारिक नगर स्वीकार किए जाते हैं। चनहुद्रो सिंधु के तट पर है और लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर गुजरात में ऐसा स्थल था। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा लोथल। 14वें प्रश्न में, वैदिक सभ्यता युग में व्राजपति था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्राजपति के बारे में पूछा जाता है। तो चारागाह का प्रमुख, क्योंकि वैदिक सभ्यता युग में पशुपालन एक महत्वपूर्ण विषय था और पशुपालन के लिए चारागाह जरूरी थे और चारागाहों की व्यवस्था मैनेजमेंट के लिए जो अधिकारी था वो व्राजपति कहलाता था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की जानकारी का कौन सा स्रोत समसामयिक या तात्कालिक नहीं था? तो इसका आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, आप लोग जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ मिलता है और ये सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित विस्तृत विवेचन से संबंधित अभिलेख है जो गुजरात में है। बाकी इंडिका, कल्पसूत्र, भद्रबाहु का और अशोक के अभिलेख ये मौर्य काल के समकालीन या यूं कहिए तात्कालिक जानकारी के स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का कौन सा लेखक अकबर की नीतियों का आलोचक रहा? तो हम लोग जानते हैं कि मोतमिद खां की रचना तो जहांगीर से संबंधित है, फैजी ने समर्थन में लिखा है और बदायूनी ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का भी प्रत्यक्ष वर्णन किया है। ये अकबर की मुख्य रूप से धार्मिक नीतियों के विरोधी रहे हैं। तो बदायूनी आपका आंसर हो जाएगा। किस चित्रकार ने जहांगीरनामा के मुख पृष्ठ के लिए जहांगीर का व्यक्ति चित्र बनाया? तो आपको ये याद रखना है, हंसते मुस्कुराते इंसानों के चित्र बनाएंगे अबुल हसन। यहाँ पर आपका आंसर होगा अबुल हसन। इसके अलावा बता दें, मंसूर ने जो पशु पक्षियों के चित्र बनाए उसके लिए फेमस थे। बसावन में निर्जन वन में घोड़े के साथ भटकते मजनू का चित्र बनाया और दसवंत वो चित्रकार थे जो बाद में विक्षिप्त हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ आपका आंसर अबुल हसन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण वित्तीय स्थिति में गिरावट को बताया? तो आपको ध्यान रखना है, हेमचंद्र राय चौधरी ने तो ये कहा कि अशोक ने शांति नीति को अपना लिया इसलिए पतन हुआ।
रोमिला थापर ने अत्यंत केंद्रीयकरण को दोष दिया। हरप्रसाद शास्त्री ने ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को बताया और डी कौशाम्बी ने कहा कि वित्तीय स्थिति में पतन हो गया क्योंकि सेना को बिना काम के ही वेतन देना पड़ा, इसलिए पतन की स्थिति आई। तो डी कौशाम्बी इसका आंसर होगा। अशोक द्वारा स्थापित धर्म को उपासक बौद्ध धर्म किसने कहा? तो उत्तर होगा भंडारकर। फ्लीट महोदय ने राजधर्म कहा था। राधा कुमुद मुखर्जी ने सभी धर्मों की साझा संपत्ति कहा और रोमिला थापर ने ये कहा कि ये अशोक के खुद के एक नई शुरुआत थी, एक नया धर्म उसका मौलिक धर्म था। तो भंडारकर महोदय यहाँ पर आंसर होगा जिन्होंने उपासक बौद्ध धर्म कहा। 20वां प्रश्न, गुप्त काल से संबंधित कौन सा अधिकारी या मंत्री धर्म व ज्ञान से संबद्ध था? तो आपको ध्यान रखना है, महासंधि विग्रहिक जो था वो तो विदेश मंत्री था। अग्रहायक जो था वो दान से संबंधित था। देव समुच्चयकर्ता कोई अधिकारी नहीं था और विनय स्थिति स्थापक जो था वो धर्म और ज्ञान से संबद्ध अधिकारी था। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था से धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ, तो इस नीति का विरोध किस किस ने किया? आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी हालांकि पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने धन निष्कासन का विरोध किया, परंतु तीनों लोग संबद्ध हैं। रमेश चंद्र दत्त और महादेव गोविंद रानाडे, ये तीनों, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और महादेव गोविंद रानाडे, इन तीनों ने अंग्रेजों की धन निष्कासन की इस नीति का प्रबल विरोध किया था। तो आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। और अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था प्रश्न नंबर 22, मुगल काल में मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा 1562। 1562 में अकबर ने पहला विवाह किया है राजपूत राजकुमारी से। और आपको बताएं कि आमेर के शासक जो भारमल थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया है। जब अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर के लिए गए थे तो वहाँ पर यह विवाह संपन्न हुआ था। तो 1562 आपका आंसर होगा। अकबर की अधीनता स्वीकार ना करके संघर्ष की नीति को अपनाने वाला प्रथम शासक राजपूताने में कौन था? तो आपको बताएं, प्रताप का नाम बहुत सुना है लोगों ने, परंतु यहाँ आंसर होगा चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं। तो चंद्रसेन प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को राजपूताने में स्वीकार ना करके संघर्ष की नीति को अपनाया था। 24वां प्रश्न था हमारा, नागौर दरबार 1570 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रतिनिधित्व से दूर रहा? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि मारवाड़ का समर्पण हो गया था। मारवाड़ के समर्पण का मतलब यहाँ पर यह है कि चंद्रसेन तो विरोध में थे, परंतु कहीं उदय सिंह आदि जो थे उन लोगों का यहाँ पर समर्थन था अकबर के लिए। मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने पूरी तरह से इस राज्य में प्रतिनिधित्व से अपने आप को दूर रखा, अर्थात वहाँ पर वो शामिल ही नहीं हुए और अकबर की नीति का इन्होंने विरोध किया। तो आपका आंसर होगा मेवाड़, क्योंकि प्रतिनिधित्व से ये दूर रहे। इसके बाद था, निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार उत्तर वैदिक कालीन समाज द्वारा स्वीकृत था? तो आपको बताएं, आसुर, पैशाच और गंधर्व ये समाज के द्वारा स्वीकृत हैं। आर्ष विवाह, जहाँ ससुर को गाय या बैल की जोड़ी दिए जाने का संदर्भ है, ये विवाह स्वीकृत प्रकार है। और बाकी तीनों जो हैं वो अस्वीकृत प्रकार हैं। किस नदी के तट पर दशराग्य युद्ध संपादित हुआ? तो रावी के तट पर, जिसे हम परुषणी के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं वितस्ता अर्थात झेलम है, अस्किनी अर्थात चिनाब है और शतुद्री का अभिप्राय यहाँ पर सतलज है। तो इनके नाम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दशराग्य युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ, ये ध्यान रखना है, परुषणी। 27वां गुप्त काल का कौन सा राज्यपाल सुदर्शन झील स्थापत्य से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा चक्रपालित। आपको बताएं, ये चारों राज्यपाल हैं जिन्होंने सौराष्ट्र में राज्यपाल की भूमिका निभाई। पहले पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसके बाद तुषास्प अशोक के समय, सुविशाख रुद्रदामन के समय और चक्रपालित स्कंदगुप्त के समय। तो यहाँ आंसर होगा गुप्त काल का चक्रपालित।
जैन धर्म की प्रथम संगीति में संकलन हुआ तो आपको बताएं 12 अंगों का। प्रथम संगीति जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय संपादित हुई उसमें 12 अंगों का संकलन हुआ, और बाद वाली संगीतियों में 12 अंगों के अलावा फिर 12 उपांगों का, प्रकीर्ण सूत्र, छेदी सूत्र, मूल, अनुयोग सूत्र, उन सब का संकलन किया गया। तो आपका आंसर यहाँ पर ए होगा, जैन साहित्य के 12 अंगों का। ठीक है। और परिशिष्ट पर्वन जो है वो कालांतर का है, बाद का है, तो यहाँ पर परिशिष्ट पर्वन का कोई संदर्भ नहीं होगा। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख से उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम मिलते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख है, जहाँ पर रानी कारुवाकी और पुत्र तीवर का नाम हमें प्राप्त हो जाता है। 30वां प्रश्न था, मिर्जा राजा जयसिंह किस मुगल बादशाह के समकालीन नहीं थे? तो आपको बता दें, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों से संबद्ध रहे हैं। इनका जो टाइमिंग है, इनका शासनकाल 1621 से 1667 रहा है, 67 रहा है। अकबर से इनका कोई टाइमिंग मैच नहीं होता। तो 3 राजाओं की सेवा की इन्होंने, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तीनों के समकालीन रहे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो गया, अकबर आंसर हो जाएगा। अब आप जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और आप जिस तरह के सुझाव देंगे उसके हिसाब से ही आपको आगे का कंटेंट मिलता चला जाएगा। आप लोग लगातार स्टडी से जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, सफलताएं प्राप्त करें। हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारा धन्यवाद।